नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्स की 2023 के नए अंक 2 के अंतर्गत आज की क्लास में आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23। याद रखिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 प्रस्तुत की। यहाँ पर अगर हम आर्थिक समीक्षा के संदर्भ में कुछ बैकग्राउंड को देख लें तो 1950 और 51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश किया गया था और 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होती रही और 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। क्लियर है? इस बार भी आपने देखा कि 1 फरवरी को बजट आया और उसके एक दिन पहले 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। क्लियर है? तो यह बात ध्यान रखेंगे कि 1964 तक ये दोनों साथ साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती थी और 1964 के बाद आर्थिक समीक्षा एक दिन पूर्व प्रस्तुत की जाती है। क्लियर है? अब एक बात और याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो है ये किसके नेतृत्व में तैयार की गई। तो याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय में प्रमुख आर्थिक सलाहकार श्री वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में इस आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 को तैयार किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो वित्त वर्ष 2023-24 है इसमें जीडीपी का जो अनुमान व्यक्त किया गया इस आर्थिक समीक्षा में वो है 6 से 6.8%। यानी 2023-24 में जीडीपी की वृद्धि दर 6 से 6.8% के बीच होगी, ऐसा अनुमान आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 में व्यक्त किया गया। याद रखिएगा, यदि हम बात करें डॉलर के मापदंड के अनुसार तो याद रखिएगा, डॉलर के मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मार्च 2023 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यानी जब 31 जनवरी 2023 को यह आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 संसद में प्रस्तुत की गई तो यह अनुमान लगाया गया इस रिपोर्ट में कि मार्च 2023 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी। क्लियर? अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि 2022-23 में जो अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि दर है वो 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है इस रिपोर्ट में, जो कि 2021-22 के 8.7% की वृद्धि दर की ओर अग्रसर है। यानी अगर आपके समझने के लिए इसको मैं समराइज कर दूं तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2021-22 में जो जीडीपी में वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 8.7%। 2022-23 में जो वृद्धि दर अनुमानित की गई है वो है 7%। और अभी आपने ऊपर पढ़ा कि 2023-24 के लिए इस आर्थिक समीक्षा 2022-23 में जो अनुमान व्यक्त किया गया है वो 6 से लेकर 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। क्लियर है? यानी ये तीनों डेटा आप याद रखेंगे, 2021-22 का, 2022-23 का और 2023-24 का। क्लियर? अगला देखिए, बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष के प्रारंभिक 9 महीने अर्थात अप्रैल से लेकर दिसंबर में यदि हम वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वर्ष 2021-22 की समान अवधि से अगर तुलना करें तो ये 16% की वृद्धि दर्शाता है। क्लियर? हालांकि 2021 की तुलना में 2022 में जो तेल की उच्च कीमतें थी उसके कारण भारत में आयात खर्च बढ़ा है। क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो वर्ष का जो प्रारंभिक 9 महीना अप्रैल से दिसंबर, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का जो निर्यात है वो 2021-22 की समान अवधि की तुलना में 16% बढ़ा है। क्लियर? अगला देखिए, अगले फैक्ट में बताया जा रहा है कि ये जो समीक्षा रिपोर्ट है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक सहित अधिकांश एजेंसियों ने 2022-23 में भारत में जो वृद्धि दर के अपने पूर्वानुमान थे उसको घटाया है। क्लियर? और इन एजेंसियों के आकलन में 2022 में जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि है वो 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। क्लियर? यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्य एजेंसियां थी उन्होंने अपने जो पहले के अनुमान थे उसको घटाया और बताया कि 2022 में जो अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि दर है वो 6.5 से 7% के बीच में रहने का अनुमान है। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस सर्वे के अनुसार आरबीआई के अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में जो महंगाई दर है वो 6.8% रहेगी, जो कि इसकी लक्ष्य सीमा से अधिक है। क्लियर? तो याद रखेंगे, आरबीआई ने अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2023 में जो महंगाई दर है वो 6.8% रहेगी। अगला देखिए, आगे बताया जा रहा है राजकोषीय घटनाक्रम के बारे में और यहां पर आपसे जिक्र किया जा रहा है राजकोषीय घाटे के संदर्भ में। क्लियर? जब आप कल बजट देख रहे थे तो आपने देखा था कि राजकोषीय घाटे के संदर्भ में उसमें डिटेल चर्चा भी हुई। देखिए, राजकोषीय घाटे के संदर्भ में क्या तथ्य है जो आपको ध्यान में रखना है उसको मैं यहां पर समराइज कर दे रहा हूं। ये जो राजकोषीय घाटा 2021-22 में था वो कितना था? 6.7%। क्लियर है? 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.7%। उसके बाद 2022-23 का जब बजट आया तो उसमें जो राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया था वो था 6.4%। क्लियर है? जब संशोधित 2022-23 का अनुमान आया तो उसमें भी राजकोषीय घाटा 6.4% ही था।
और जो ये बजट आया है 2023-24 में, इसमें राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 5.9%। क्लियर है? राजकोषीय घाटा के संदर्भ में ये 4 डेटा आप केवल याद रखेंगे, इसके अलावा कोई भी तथ्य नहीं और इसके अलावा कहीं से भी कोई प्रश्न नहीं आएगा। क्लियर है? राजकोषीय घाटे के संदर्भ में। क्लियर है? अब बात करते हैं सकल कर राजस्व, जो कि अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच में अगर बात करें तो इसमें 15.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी सकल कर राजस्व में अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच में 15.5% की वृद्धि। यदि हम बात करें प्रत्यक्ष कर में वृद्धि की, तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर में अप्रैल से नवंबर 2022 तक 26% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्लियर है? और ये जो प्रत्यक्ष कर में आप अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच में 26% की वृद्धि देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि होना। क्लियर है? और यदि हम इसका योगदान समस्त कर राजस्व में देखें तो ये समस्त कर राजस्व का लगभग 50% है। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर जो संघ सरकार के द्वारा टैक्स प्रोफाइल की संरचना 2023 बजट में दी गई है, उसमें वस्तु और सेवा कर में 28%, कारपोरेट कर 26%, व्यक्तिगत आयकर 26%, केंद्रीय उत्पाद कर 12% और सीमा शुल्क 8% बताया गया है। क्लियर? अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो वस्तु और सेवा कर है, उसमें अप्रैल से दिसंबर 2022 तक केंद्र और राज्य सरकारों का जो जीएसटी संग्रह है वो 13.40 लाख करोड़ था। इस प्रकार इसमें 24.8% की वार्षिक वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर अगर पूछा जाए कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के कलेक्शन की बात की जा रही है, तो यहां पर अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच केंद्र और राज्य सरकारों का जो जीएसटी संग्रह है वो कितना है? 13.40 लाख करोड़। क्लियर है? और अगर हम इसमें वृद्धि देखें तो इसमें वृद्धि हुई है 24.8% की। क्लियर है? और याद रखिएगा, अगर हम जीएसटी करदाताओं की संख्या की बात करें तो जीएसटी करदाताओं की संख्या 2017 से जो 70 लाख थी वो 2022 में बढ़कर 1.4 करोड़ से अधिक हो गई है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे सामाजिक सेवाओं से संबंधित। याद रखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में सामाजिक सेवा का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो खर्च है, उसमें केंद्र और राज्यों का जो इन सेवाओं पर व्यय है वो कुल व्यय का 26.1% था। क्लियर है? और अगर हम बात करें कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवाओं पर व्यय, तो ये 2021-22 में 8.2% था, जबकि 2022-23 में ये बढ़कर 8.3% अनुमानित था। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे कि अगर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो 2021-22 में सेवाओं पर जो व्यय है वो 8.2% और 2022-23 में ये 8.3% अनुमानित था। क्लियर है? अगला देखिए, अब हम आगे बात करेंगे कृषि एवं खाद्य प्रबंधन की। देखिए, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इस आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 में बताया गया कि पिछले 6 वर्षों के दौरान जो भारतीय कृषि क्षेत्र है उसमें 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से ये प्रगति पर रहा। क्लियर है? यानी कृषि क्षेत्र में 6 वर्षों के दौरान 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर रही। 2020-21 में ये 3.3% थी। इसकी तुलना में 2021-22 में इसमें 3% की वृद्धि दर से वृद्धि हुई है। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट में बात होगी कृषि और उससे संबद्ध उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में। याद रखिएगा, पूर्व वर्ष की तुलना में 2020-21 में भारत से कृषि और उससे संबद्ध उत्पादों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 18% इसमें वृद्धि हुई है। यदि हम बात करें 2021-22 के दौरान कि कृषि का जो निर्यात है वो कितना रहा? 50.2 अरब डॉलर। क्लियर? याद रखिएगा, अगर हम बात करें 2021-22 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2021-22 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 315.7 मिलियन टन रहा। क्लियर है? और वहीं 2020-21 में कितना था? 310.7 मिलियन टन। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य, इसको ध्यान में रखेंगे आप। यदि हम बात करें 30 दिसंबर 2022 तक बैंकों के द्वारा जो किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए वो 3.89 करोड़ जो पात्र किसान थे उनको किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया है। कब तक? 30 दिसंबर 2022 तक। क्लियर? तो इतनी बातें आप इसमें ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 है, इसमें बताया गया कि भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। और इस समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 2021-22 तक जैविक खेती के तहत लाया गया था। क्लियर है? यानी आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में जैविक किसानों की संख्या 44.3 लाख बताई गई। दूसरी बात कि 59.1 यानी 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 2021-22 तक जैविक खेती के तहत लाया गया था। क्लियर है? और आप सभी को पता है कि सिक्किम ने स्वेच्छा से जैविक खेती को अपनाया और पूरी तरह से जैविक बनाने वाला ये दुनिया का पहला राज्य बन गया। इसके बाद त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी इसके समान लक्ष्य निर्धारित किए। क्लियर?
अब हम बात करते हैं, चालू वर्ष 2023 को पौष्टिक अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ये आप सभी जानते हैं। इस आधार पर जो पौष्टिक अनाज है उनके उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से लगभग 81.8 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया गया। देखिए यहां पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। याद रखिएगा, इस आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के अंदर लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है? ये बात पूरी आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि पशुपालन का जो कुल कृषि जीवीए में 2020-21 में योगदान था वो था 30.1%। वहीं मत्स्य पालन में इसका योगदान 6.7% रहा है। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगर हम अंडा उत्पादन की बात करें तो विश्व में तीसरे स्थान पर भारत है और मांस के उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है। क्लियर है? अगला टॉपिक है उद्योग से संबंधित। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2020-21 के दौरान जो सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है वो औसतन कितना है? 31%। क्लियर है? यानी आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया कि जो उद्योग है ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है और 2011-12 से 2020-21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का जो योगदान है वो कितना रहा है? औसतन 31% रहा है। क्लियर है? और इसमें 12.1 करोड़ लोग से अधिक लोग इसमें रोजगार प्राप्त किए हैं। यदि हम वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही की बात करें तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र द्वारा जो समग्र सकल मूल्य संवर्धन है वो कितना रहा है? 3.7%। क्लियर है? यानी 2022-23 में की जो पहली छमाही है उसमें औद्योगिक क्षेत्र में जो समग्र सकल मूल्य संवर्धन बताया गया प्रतिशत में वो कितना है? 3.7%। क्लियर है? अगला देखिए, आगे बात हो रही है विनिर्माण क्षेत्र की। तो विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई अंतर प्रवाह जो है ये वित्त वर्ष 2021 में 12.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 21.3 बिलियन डॉलर रहा। यानी विनिर्माण क्षेत्र में जो एफडीआई है वो 2022 में 21.3 बिलियन डॉलर रहा। यदि हम बात करें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का जो समग्र जीवीए में योगदान है वो 2018 में 29.3% था और 2020 में यह बढ़कर 30.5% हो गया है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें महामारी के आर्थिक प्रभाव की तो 2021 में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो घटकर कितनी हो गई? 26.8%। क्लियर है? आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि मोबाइल फोन खंड में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। यानी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत का वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, भारत के घरेलू औषधि व्यापार का जो मूल्य है वो 2021 में 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2024 तक 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ने की संभावना इस रिपोर्ट में बताई गई। यानी घरेलू औषधि व्यापार का मूल्य 2021 में कितना था? 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो 2024 तक 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो औषधि उत्पादन है उसमें भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है और अगर मूल्य के हिसाब से बात करेंगे तो ये 14वें स्थान पर है। क्लियर है? याद रखिए, अगर हम जेनरिक दवा की बात करें तो भारत वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। मात्रा के अनुसार वैश्विक आपूर्ति में इसकी हिस्सेदारी 20% की है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात कर लें ऑटोमोबाइल क्षेत्र की तो दिसंबर 2022 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना गया। क्लियर? यानी 2022 के अंत तक अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल बाजार के क्षेत्र में भारत का विश्व में तीसरा स्थान था। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। देखिए इस क्षेत्र में जो निवेश है उसमें वृद्धि हुई है। अगर हम वित्तीय वर्ष 2020-21 में एफडीआई की बात करें तो ये 12.01 अरब डॉलर था, जो कि 2021-22 में एफडीआई बढ़कर कितना हो गया? 21.3 अरब डॉलर। क्लियर? यदि हम 2022-23 की पहली छमाही में उस क्षेत्र की बात करें जिस क्षेत्र में एफडीआई सबसे अधिक रहा तो वो क्षेत्र कौन सा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि 2022-23 की पहली छमाही में जो सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला क्षेत्र है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। यहीं पर मैं एक क्रम भी आपको बता देता हूं। नंबर 1 पर तो आप जान गए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, दूसरे स्थान पर सेवाएं हैं और तीसरे स्थान पर व्यापार है। क्लियर? तो ये तीनों क्रम आप एफडीआई के संदर्भ में याद रखेंगे, यानी ये एफडीआई आकर्षित करने वाले टॉप 3 क्षेत्र हैं। क्लियर? अब हम आगे बात करेंगे अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान प्राप्त एफडीआई के विभिन्न क्षेत्रों के वितरण के संदर्भ में। क्लियर? तो देखिए यहां पर दिया गया है जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी। तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नंबर 1 पर है, इसका योगदान देखेंगे तो 34% है।
दूसरे नंबर पे सेवा है, इसका योगदान 22% है, और तीसरे नंबर पे व्यापार है। क्लियर? इसका योगदान कितना है? 18%। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा 2021 में भारत शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल था। क्लियर है? और विश्व के वाणिज्य सेवाओं के निर्यात में अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो 2015 में इसकी हिस्सेदारी 3% थी, जो कि 2021 में ये बढ़कर कितनी हो गई? 4% हो गई। क्लियर है? तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि दूरसंचार सहित आधारिक संरचना प्रदाताओं के मैटर में जो ऑटोमेटिक रूट से जो एफडीआई का निवेश है उसे 100% तक अनुमति दे दी गई। क्लियर? यानी अब इस सेक्टर में 100% एफडीआई लिया जा सकता है। अब यहां पर अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र में 2021-22 में तेजी से वापसी हुई, और पिछले वित्तीय वर्ष में जो 7.8% का संकुचन था वो अब कितना हो गया? 8.4% हो गया। क्लियर है? यानी 2021-22 में जो सेवा क्षेत्र में का योगदान था वो कितना हो गया? 8.4% हो गया। क्लियर है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, आगे अंकटाड की रिपोर्ट को इसमें कोट किया गया और बताया गया कि अंकटाड की जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 है, इस रिपोर्ट के आधार पर इस आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 में बताया गया कि 2021 के दौरान 84.8 अरब डॉलर के अंतर प्रवाह के साथ भारत का जो एफडीआई प्राप्तकर्ता देश है उसमें 7वां स्थान है। क्लियर? यानी वैश्विक लेवल पर अगर एफडीआई प्राप्तकर्ताओं की देशों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें भारत का स्थान 7वां है, और 2021 में कितना अरब डॉलर अंतर प्रवाह था? 84.8 अरब डॉलर। क्लियर? और एफडीआई की इस राशि में 7.1 अरब डॉलर का निवेश सेवा क्षेत्र में हुआ है। यह भी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं सेवाओं में अगर बात करें तो बीमा जो उपक्षेत्र है उसमें तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। क्लियर? आइए जरा इसके संदर्भ में डेटा देखते हैं। याद रखिएगा इस समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारतीय बीमा बाजार दुनिया का 10वां बड़ा बाजार है। क्लियर? और ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि 2032 तक जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया से आगे निकलकर भारत का जो बीमा बाजार है वो छठा सबसे बड़ा बीमा बाजार हो जाएगा। क्लियर? यानी वर्तमान समय में भारतीय बीमा बाजार विश्व के में अगर क्रम देखें तो 10वें स्थान पर है, और ऐसा अनुमान है कि 2032 तक भारत की पोजीशन 6वीं हो जाएगी, जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए। क्लियर? ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि बीमा क्षेत्र में विस्तार के लिए एक बीमा नियामक संस्था जिसका नाम है इरडा, उसने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम है सार्वभौमिक बीमा मिशन। और इस सार्वभौमिक बीमा मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जब भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता का 100 वर्ष मना रहा होगा तो उस समय प्रत्येक भारतीय के पास जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा रहे और हर उद्यम उपयुक्त बीमा समाधान द्वारा सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य के साथ इरडा ने सार्वभौमिक बीमा मिशन को शुरू किया। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए। अगले पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम भारत के प्रमुख निर्यात की बात करें, और किस अवधि की बात हो रही है? अप्रैल से सितंबर 2022-23 के दौरान। यानी अप्रैल से सितंबर 2022-23 के दौरान भारत से जो प्रमुख निर्यात हुए हैं, क्या हुए? निर्यात का मतलब दूसरे कंट्री में भेजा गया, उसका एक क्रम बताया जा रहा है और परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए उसमें मशीनरी है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट आता है, फिर विनिर्मित धातुएं हैं, उसके बाद खनिज ईंधन और स्नेहक है, उसके बाद कृषि और उससे संबंध उत्पाद है, उसके बाद रसायन संबंध उत्पाद है, और उसके बाद रत्न और आभूषण है। ये भारत से निर्यात की बात हो रही है। अगर हम इसी अवधि में यानी अप्रैल से सितंबर की अवधि में अगर हम प्रमुख आयात की बात करें, यानी भारत ने दूसरे देश से क्या मंगवाया, उसका अगर एक क्रम देखें तो सबसे ज्यादा आयात में जो हुआ है वो हुआ है पेट्रोलियम और स्नेहक से संबंधित, उसके बाद पूंजीगत वस्तुएं, उसके बाद अलौह खनिज, रासायनिक तत्व और यौगिक, बहुमूल्य मोती, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थर। ये प्रमुख आयात के क्रम यहां पर बताए गए। तो ये फैक्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर आपके यहां बनते हैं। क्लियर? अगला देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं कि भारत का जो प्रमुख देशों के साथ आयात रहा है उसमें किस देश का कितना प्रतिशत योगदान है। तो अगर हम भारत आयात की बात करें, क्लियर है, यानी भारत ने किस देश से चीजें मंगाई हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा भारत ने जो 2022-23 में आयात किया है उसमें अगर नंबर 1 पर कोई देश है तो वो है चीन। यहां से जो टोटल आयात है उसमें इस चीन का योगदान 13.8% का है। दूसरे स्थान पर यूएई है, इसका योगदान 7.5% का है। तीसरे स्थान पर अमेरिका है, चौथे स्थान पर सऊदी अरब है और 5वें स्थान पर रूस है। तो याद रखेंगे भारत की जो प्रमुख आयातक कंट्री है जहां से भारत ने आयात किया है वो है चीन नंबर 1 पर, यूएई दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर सऊदी अरब और 5वें नंबर पर रूस है। इन पांचों कंट्रियों का क्रम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए और सऊदी अरब और रूस का जो परसेंटेज है वो लगभग बराबर है। क्लियर? अब बात करते हैं निर्यात की, यानी भारत ने किस कंट्री को सबसे ज्यादा चीजें भेजी हैं। अब देखिए जो सबसे ज्यादा निर्यात किया गया है वो भारत से अमेरिका को किया गया है। क्लियर? फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे यूएई को निर्यात किया गया है,
तीसरे नंबर पे नीदरलैंड को, और चौथे नंबर पे चीन को किया गया, और पांचवें नंबर पे बांग्लादेश को। लेकिन अभी आपने देखा था कि आयात के मामले में अगर देखें तो चीन नंबर 1 पर है, और निर्यात के मामले में चीन चौथे नंबर पे है। इसी को कहा जाता है व्यापार असंतुलन। यानी चीन से ज्यादा चीजें मंगाई जा रही हैं, लेकिन चीन हमसे ज्यादा चीज नहीं मंगा रहा है। क्लियर? यानी सबसे ज्यादा चीजें हम बेच किसको रहे हैं, भेज किसको रहे हैं, अमेरिका को, दूसरे नंबर पे यूएई को, तीसरे नंबर पे नीदरलैंड को, और चौथे नंबर पे चीन को, और पांचवें नंबर पे बांग्लादेश को। क्लियर? तो ये तथ्य आप जो है ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगर हम वैश्विक क्षेत्र की बात कर लें तो याद रखिएगा, विश्व में कुल वस्तुगत निर्यातों में जो भारत की हिस्सेदारी 2019 में थी वो थी 1.7% की, जो कि 2020 में घटकर 1.6% हो गई। यानी जो वस्तुगत निर्यात था वो 2020 में और घट गया। क्लियर? अब हम अगर 2021 की बात करें तो वस्तुगत निर्यात बढ़कर 1.8 हो गया। यानी वस्तुगत निर्यात 2019 में 1.7% था, 2020 में 1.6% हो गया, और 2021 में 1.8% हो गया। क्लियर? यहां देखिए नीचे चार्ट के माध्यम से भारत के व्यापार के संदर्भ में कुछ आंकड़े दिए गए। जैसे अभी आपने देखा था ऊपर की वस्तुगत निर्यात के बारे में, तो यहां पर देखिए वस्तुगत निर्यात के बारे में दिया गया है, जिसमें आपने पढ़ा था कि 2019 में 1.7% रहा, 2020 में 1.6% रहा, और 2021 में ये 1.8% हो गया था। इसी प्रकार जैसे आपने वस्तुगत निर्यात को देखा, उसी प्रकार आप देखिए वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात के बारे में। तो अगर हम बात करें वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात की हिस्सेदारी के बारे में, तो ये 2019 में 3.5% रहा, 2020 में 4% रहा, और 2021 में ये 4% रहा। क्लियर? अगर हम बात कर लें वस्तुगत और सेवा निर्यात की, क्लियर है, वस्तुगत और सेवा निर्यात की, तो इसकी अगर हिस्सेदारी है वो 2019 में 2.1% थी, 2020 में 2.1% थी, और 2021 में ये बढ़कर 2.2% हुई है। क्लियर? जिस प्रकार आपने निर्यात को देखा है उसी प्रकार ये आयात का भी एक चार्ट है, जिसमें कई बातें दी गई हैं। इसमें भी हम टॉप 3 देखेंगे। अगर हम बात करें विश्व की वस्तुगत आयात की, तो विश्व की वस्तुगत आयात में 2019 में 2.5% था, 2020 में 2.1% था, और 2021 में ये 2.5% रहा। क्या? वस्तुगत आयात की बात हो रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं सेवाओं, वाणिज्यिक सेवाओं की आयात की। तो वाणिज्यिक सेवाओं के आयात में अगर हम प्रतिशत देखें तो ये 2019 में 3% था, 2020 में ये 3.2% था, और 2021 में ये बढ़कर 3.5% हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे वस्तुगत और सेवा के आयात की, जो हमने निर्यात में भी देखा था। तो इसमें जो योगदान है वो है 2019 में 2.6%, 2020 में 2.3%, और 2021 में 2.7% का योगदान है। क्लियर? तो इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक, अगला देखिए, यहां पर आगे आपको ध्यान में रखना है कि जो निर्यात की बात है वो 2020 में जो वस्तुगत निर्यात है उसमें भारत का जो स्थान था वो 21वां था। क्लियर? और अगर हम वस्तुगत आयात की बात करें तो इसमें 14वां स्थान था। क्लियर? यानी 2020 में वस्तुगत निर्यात में भारत का स्थान 21वां, और वस्तुगत आयात में भारत का स्थान 14वां था। यदि हम इसी प्रकार से सेवा निर्यात की बात करें तो 2020 में सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां था, और अगर हम सेवा में आयात की बात करें तो भारत का स्थान 2020 में 10वां था। क्लियर? ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं भारत पर बाह्य ऋण की। तो याद रखिएगा, भारत पर बाह्य ऋण की स्थिति में जो इस रिपोर्ट में बताया गया कि बाह्य ऋण सितंबर 2021 के अंत में 602.9 अरब डॉलर था, और ये जीडीपी का कितना था प्रतिशत? 20.3%। जो अनंतिम आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 तक ये कितना हो गया है बाह्य ऋण? 610.5 अरब डॉलर, जो कि जीडीपी का कितना है? 19.2%। क्लियर है? तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत के बाह्य ऋण में जो प्रमुख हिस्सेदारी है वो है अमेरिकी डॉलर की। इसका कितना योगदान है? 55.5%, और उसके बाद भारतीय रुपए की है जो जिसका योगदान 30.2% है। क्लियर? अब हम बात करेंगे विदेशी मुद्रा कोष की। यहां से भी सीधे प्रश्न आपके यहां बनते रहे हैं। अगर हम विदेशी मुद्रा कोष की स्थिति की बात करें तो इस आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया कि सितंबर 2022 के अंत तक भारत के पास 532.7 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। क्लियर है? और यदि हम दिसंबर 2022 में बात करें विदेशी मुद्रा भंडार की तो ये स्थिति बनती है 562.5 अरब डॉलर की। क्लियर है? यानी आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 के अंत में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 532.7 अरब डॉलर था, और दिसंबर 2022 के अंत में जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो कितना हो गया? 562.5 अरब डॉलर। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुछ आंकड़े हैं, और इस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े के अनुसार इस आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 में बताया गया कि नवंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा कोषों के मामले में भारत का विश्व में 6वां स्थान था। क्लियर? तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार के अनुसार 6वें स्थान पर था, और ये रिपोर्ट किसकी थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अब हम बात करते हैं 2022 में भारत में प्रमुख एफडीआई स्रोत की।
तो याद रखिएगा 2022 में जो सबसे ज्यादा प्रमुख एफडीआई स्रोत रहा वो रहा सिंगापुर। कितना प्रतिशत योगदान है? 37%। दूसरे नंबर पे मॉरिशस है 12.1% योगदान के साथ। तीसरे नंबर पे यूएई है और चौथे नंबर पे अमेरिका है। यानी भारत में जो 2022 में एफडीआई आया वो सिंगापुर नंबर 1, मॉरिशस दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे यूएई और चौथे नंबर पे अमेरिका। अब हम बात कर रहे हैं अगले चार्ट में कि 2022 के दौरान जो शीर्ष विप्रेषण का मतलब जहां से धन प्रेषण के मामले में अगर हम बात करें, धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश यानी जहां से दूसरे देशों से जो पैसा भेजा गया, किस कंट्री में सबसे ज्यादा पैसा भेजा गया, सीधी सीधी बात ये है। तो याद रखिएगा ऐसे मामले में भारत नंबर 1 पर है। यानी विदेशों से लोगों ने भारत में सबसे ज्यादा पैसा भेजे 2022 में, और वो कितना है? 100, देखिए यहां पर गलत दिया है, ये 100 बिलियन डॉलर है। क्लियर है? इसको, ये मिलियन डॉलर नहीं है, क्या है? बिलियन डॉलर। क्लियर है? तो यानी यहां पर भारत में जो पैसा भेजा गया 2022 में वो 100 बिलियन डॉलर है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको आता है जहां पर 60 बिलियन डॉलर भेजा गया। तीसरे नंबर पर चीन आता है जहां पर 51 मिलियन डॉलर भेजा गया। चौथे नंबर पर फिलीपींस और पांचवें नंबर पर मिस्र है। ये भी चार्ट आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? आगे देखिए, अब यहां पर आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो 2022-23 है उसके प्रमुख बिंदुओं को दिया गया है। यानी अब इस पूरी रिपोर्ट को समराइज किया जा रहा है। अब जरा इस पॉइंट को देख लीजिए। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। दूसरी बात, भारत को अगर क्रय शक्ति के मामले में देखेंगे तो ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर विनिमय दर के मामले में देखेंगे तो ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी आपको ये देखना होगा कि पेपर में आपसे पूछा क्या जा रहा है। यदि पूछा जाए कि क्रय शक्ति के आधार पर विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्रम है, तब आपका जवाब होगा तीसरा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विनिमय दर के आधार पर भारत विश्व में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। क्लियर है? अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2022-23 में जो मुद्रास्फीति की दर अनुमानित की गई है वो कितनी है? 6.8, यानी 6.8% मुद्रास्फीति की दर होगी 2022-23 में। ये आरबीआई का अनुमान है। अगला देखिए, आगे बताया जा रहा है कि 2022-23 की जो विकास दर है वो 7% रहने का अनुमान है। वहीं 2023-24 में 6.68% रहने का अनुमान है। इस पर अभी डिटेल चर्चा हुई है। क्लियर है? आगे बताया जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष के दौरान जो मौजूदा कीमतों में जीडीपी वृद्धि दर है वो 11% रहने का अनुमान है। क्लियर है? 2021-22 में जो सेवा क्षेत्र 8.4% से बढ़ा था, वो 2022-23 में सेवा क्षेत्र 9.1% से बढ़ने की संभावना है। क्लियर है? अगर हम बात करें ई कॉमर्स बाजार की, तो याद रखिएगा ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% की दर से बढ़ेगा। क्लियर है? ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात हो रही है भारत में फिनटेक अपनाने की दर 85% है, और इस दर के साथ भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर है। अब ये फिनटेक का मतलब क्या है? फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। क्लियर? फिनटेक का मतलब क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अगर हम इसको बहुत साधारण भाषा में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो वित्तीय कार्य हो रहे हैं उसमें जो प्रौद्योगिकी का उपयोग है वही फिनटेक है। क्लियर? जैसे अगर हम फिनटेक के घटक की बात कर लें तो जैसे आप डिजिटल पेमेंट को कह सकते हैं, डिजिटल ऋण को कह सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को कह सकते हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला है भारत दुनिया में एफडीआई का 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। क्लियर? ये भी बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। क्लियर है? यानी एफडीआई प्राप्तकर्ता के मामले में भी 7वां स्थान और 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक भी है। और 2022 में भारत का जो सेवा निर्यात है वो 254.5 बिलियन डॉलर था। क्लियर? आगे बताया जा रहा है कि इस आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया कि महाराष्ट्र जो है वो देश में सर्वाधिक सहकारी समितियों वाला राज्य है। क्लियर? दूसरी बात, भारत में अगर हम कच्चे इस्पात की बात करें तो भारत का जो स्थान है विश्व में कच्चे इस्पात के मामले में वो किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। अगर हम बात कर लें मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स के अनुसार 2021 में भारत वैश्विक स्तर पर किस पोजीशन पे था? तो ये 10वें पोजीशन पे था। क्लियर? वर्ष 2022 में जो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है वो कितने किलोमीटर का हुआ है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 10,457 किलोमीटर। यानी 2022 में राष्ट्रीय राजमार्गों का जो निर्माण हुआ है वो कितने किलोमीटर है? 10,457 किलोमीटर। क्लियर है? अगर हम विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो कुल स्थापित क्षमता में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है थर्मल पावर का। कितना है? 59.10%। उसके बाद अक्षय ऊर्जा संसाधन का योगदान है वो कितना है? 27.51%। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सीधा प्रश्न कि विद्युत उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा संसाधन का कितने प्रतिशत योगदान है? तो आपका जवाब होगा 27.51%। क्लियर? आगे बात कर रहे हैं कि सितंबर 2022 तक भारत में जो कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या है वो कितनी थी? तो 117.8 करोड़। क्लियर? याद रखिएगा, जून 2022 की स्थिति बताती है कि भारत में 83.7 करोड़ उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट कनेक्शन, यानी जून 2022 तक जो भारत में ऐसे उपभोक्ता जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है उनकी संख्या कितनी है? 83.7 करोड़। क्लियर? तो ये पूरी बात थी आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 की। अब अगली क्लास में जो अन्य तथ्य हैं उसको इसमें शामिल किया जाएगा।
आज की ही क्लास में कुछ और एक चार्ट है जिसके माध्यम से आपको इस आर्थिक समीक्षा को समराइज करके कुछ है उसको अब आपके सामने मैं रख रहा हूं। देखिए यहां पर चार्ट के माध्यम से 2022-23 में जो विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान है, जिसका जिक्र आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 में किया गया, उसकी एक जगह लिस्टिंग दी गई है। ये घटनासार में एक जगह ये लिस्टिंग नहीं है, हालांकि कुछ तथ्यों का जिक्र किया गया है जो अभी आपने पढ़ा है, लेकिन अगर एक जगह लिस्ट होगी तो आपको याद करने में आसानी होगी, इसलिए इसको अन्य स्रोत से यहाँ पर दिया जा रहा है। इसको जरा देखिए, इसमें अगर हम बात करें वैक्सीन निर्माण की, तो वैक्सीन निर्माण के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान, दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के निर्माण में भारत का पहला स्थान, दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान, ये अभी आपने पढ़ा भी है। अगर हम कच्चे इस्पात के उत्पादन की बात करें तो जो अभी आपने पढ़ा भी है कि कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आपने पढ़ा है, दूसरा स्थान है। अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, ये भी अभी आपने पढ़ा है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत का तीसरा स्थान है। फार्मास्यूटिकल या फार्मा उद्योग में भारत का तीसरा स्थान है, यानी दवा के संदर्भ में। यात्री गाड़ियों के निर्माण में भारत का चौथा स्थान है, याद रखिएगा। अगर हम रेलवे नेटवर्क की बात करें तो रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत का चौथा स्थान है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का छठवां स्थान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने ये भी पढ़ा कि आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया कि सितंबर 2022 तक जो विदेशी मुद्रा भंडार था भारत के पास, वो कितना था, 532.7 अरब डॉलर, क्लियर है। और दिसंबर 2022 तक कितना हो गया था, 562.5 अरब डॉलर, क्लियर। और नवंबर 2022 के अंत तक जो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में स्थान था, वो कौन सा था, छठवां। ये आप पढ़ चुके हैं, क्लियर। अगर हम विश्व व्यापार के में सेवा निर्यात के स्थान पर देखें तो भारत का कौन सा स्थान था, सातवां, ये भी आपने देखा है। अगर हम मांस के मामले में देखें तो मांस के मामले में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है, क्लियर है। और विश्व व्यापार में जो सेवा आयात है उसके मामले में भारत का 10वां स्थान है, क्लियर है। तो इन सभी बातों को आप एक जगह ध्यान में रखेंगे। यहां पर देखिए इस चार्ट में आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2023 में 2023 के लिए जो विभिन्न एजेंसियों का भारत के विकास का अनुमान है उसके लिए यहां पर दिया गया है। ये जो डेटा कोट किया जा रहा है ये आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 में भी उल्लेखित किया गया, क्लियर। अगर हम एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसने अनुमानित किया था 7%, मोडी ने अनुमानित किया 7%, ये 2023 के लिए है। फिच के द्वारा अनुमानित किया गया 7%, यानी एडीबी, मोडी और फिच, इन तीनों के आधार पर जो भारत की 2023 में ग्रोथ रेट होगी वो 7%। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 6.9%, आईएमएफ ने कहा कि 6.8%, आरबीआई ने कहा 6.8%, एसबीआई ने कहा 6.8%, यानी 6.8% मानने वाले कौन थे, आईएमएफ, आरबीआई और एसबीआई। और ओईसीडी ने कहा कि जो भारत की विकास दर होगी वो 6.6%, क्लियर, यानी ओईसीडी के अनुसार सबसे कम विकास दर होगी, क्लियर। याद रखिएगा इन सभी एजेंसियों द्वारा जो भारत का औसत विकास दर अनुमानित किया गया वो कितना है, 6.9%, क्लियर। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे जो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में वनों और वृक्षों का जो आवरण है इसका कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन है, क्लियर है। यानी कार्बन स्टॉक कितना है, 7,204 मिलियन टन। और अगर इस मामले में राज्यों का स्थान देखें तो अरुणाचल प्रदेश कार्बन स्टॉक के मामले में नंबर 1 पर है, यहां पर 1024 मिलियन टन है। उसके बाद मध्य प्रदेश है जहां पर कार्बन स्टॉक 609 मिलियन टन है, क्लियर। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अंत में एक चार्ट ये है कि मूलभूत कीमतों पर जो सकल मूल्य वृद्धि है इसके मामले में जो अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं उनको जरा देख लिया जाए एक जगह। तो कृषि और जो संबद्ध क्षेत्र है इसमें 2021-22 में जो वृद्धि थी वो 3% की थी। 2022-23 में जो वृद्धि वो 3.5% अनुमानित है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो 2021-22 में वृद्धि 10.3% और 2022-23 में जो अनुमानित वो 4.1%। सेवा क्षेत्र की बात करें तो 2021-22 में वृद्धि 8.4% और 2022-23 में जो वृद्धि है वो 9.1% अनुमानित है, क्लियर। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर चार्ट के माध्यम से इसको देख लिया और यहाँ पर आपका आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23 कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में नए तथ्यों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।